नमस्कार, आप सभी ने नीट एक्सप्रेस बैच में लेक्चर 12 तक पढ़ लिया था। अब आता है लेक्चर 13, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा उत्सर्जी पदार्थ एवं उसका निष्कासन। यह आपका क्लास 11th का चैप्टर है। इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अन्य सारी जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है जिनका हमारे शरीर में कोई प्रयोग नहीं है, शरीर से कैसे बाहर निकाले जाते हैं। मेनली इसमें आपको मूत्र से संबंधित बताया जाएगा कि किस प्रकार से मूत्र से के माध्यम से हम उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनीय अपशिष्ट में मुख्य रूप से देखिए, जो भी आपका नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है, वो किस किस रूप में अनेक प्राणियों द्वारा, अनेक प्राणियों में सभी प्राणी लिए जा रहे हैं, सिर्फ मनुष्य की बात अभी नहीं की जा रही है। मानव का उत्सर्जी तंत्र यहाँ पर आपको बताया जाएगा आगे, लेकिन अभी आपको समस्त प्राणियों के बारे में बताया जाएगा कि समस्त जितने भी प्राणी हैं उनमें नाइट्रोजनीय अपशिष्ट क्या क्या हो सकते हैं। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, या यूरिक अम्ल हो सकता है। तो यूरिया जो है मनुष्य के अंतर्गत जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। अमोनिया वगैरह जलीय प्राणी उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विषैला होता है और अमोनिया को उत्सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, तो जलीय जीवों में ही वो होता है। यूरिक अम्ल सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, कम विषैला होता है, जो पक्षियों वगैरह में रिलीज किए जाते हैं। इनमें अमोनिया सर्वाधिक विषैला है, ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया जो कि सर्वाधिक विषैला होता है, इसके निष्कासन के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल चाहिए होता है। तो अब वही प्राणी अमोनिया रिलीज करेंगे जो जल में रह रहे हैं, जिनको जल की कमी नहीं है, और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। और दूसरा यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल मनुष्य, यूरिक अम्ल नहीं, मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिक अम्ल कम विषैला होता है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, अमोनिया जल के माध्यम से लगातार उत्सर्जित किया जाता है, जल की अत्यधिक मात्रा उसमें लगती है। यूरिया में कम जल की मात्रा लगती है, इसलिए मनुष्य वगैरह जो मूत्र का उत्सर्जन करते हैं उसमें जल की मात्रा कम होती है। और सबसे ज़्यादा जल की मात्रा कम होती है किसमें? यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जीवों में, जैसे सरीसृप, छिपकली इपकली में। छिपकली इपकली देखिए, कभी आपने उसका सूसू देखा है, यूरिन छिपकली वगैरह का, सांप वगैरह का, पक्षियों का? नहीं ना, क्योंकि वो पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं यूरिक एसिड को। उसके निष्कासन के लिए, यूरिक अम्ल के निष्कासन के लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। तो अभी यही पढ़ा जाएगा आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे कौन से जीव हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे कौन से जीव हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और वे कौन से जीव हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को कहते हैं अमोनिया उत्सर्जी। इंग्लिश में इसे कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग, यानी अमोनिया का उत्सर्जन जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और अमोनोटेलिक कौन कौन से होते हैं, यानी ऐसे कौन से जीव हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं? अस्थिल मछलियाँ, यानी बोनी फिशेज, जिनके अंदर बोन्स पाए जाते हैं। उभयचर और जलीय कीट, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सबके याद होने चाहिए। बोनी फिशेज, एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, याद हुआ? अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? बोनी फिशेज, एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। वो जरूर याद करिएगा, बोनी फिशेज, क्योंकि कुछ मछलियां अभी आपको आगे भी मिलेंगी जो यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, जल में सरलता से घुलनशील होता है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयन के रूप में शरीर की सतह या मछलियों में उसके गिल्स की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप विसरित हो जाते हैं। यानी मछलियों में अगर आप देखो तो मछलियों में जो भी अमोनिया बना वो गिल्स तक आएगा, रक्त के माध्यम से गिल्स तक ले जाया जाएगा। गिल्स के पास जल लगातार बहता रहता है, तो उसमें वो घुलकर अमोनिया जल में चला जाता है। शरीर की सतह एम्फीबियंस जैसे मेंढक वगैरह, उनकी सतह से
इन उत्सर्जी पदार्थों का सरल विसरण के माध्यम से जल में निष्कासन हो जाता है। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि किसके उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती, तो अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की कोई भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी अमोनोटेलिक कहते हैं। अब आता है यूरिया उत्सर्जी। वे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे इसमें मनुष्य भी आएंगे। देखिए स्थलीय आवास में चूंकि मनुष्य स्तनधारी, देखिए इसके एग्जांपल्स कौन कौन है पहले ये याद करिए। यूरिया उत्सर्जन करने वाले स्तनधारी, अस्थिल मछलियां यानी टेरेस्ट्रियल उभयचर, और समुद्री मछलियां मैरीन फिशेज, 3 एग्जाम्पल हैं। स्तनधारी मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, अभी देखिए उसमें भी एम्फीबियंस आया था। तो एम्फीबियंस की कुछ ऐसी जातियां हैं जो टेरेस्ट्रियल होती है, वे भी यूरिया का उत्सर्जन करती हैं, और समुद्री मछलियां मैरीन फिशेज। स्तनधारी, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैरीन फिशेज ये यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यानी स्थलीय आवास में चूंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल तो नहीं है, जैसा कि आप अगर बात करें समुद्र और जल की, तो उसके कंपेयर में स्थल पर उतने जल तो नहीं है, तो वहाँ के आवास के अनुकूलन के लिए उन जीवों में अमोनिया का उत्सर्जन ना होकर यूरिया या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, जिसमें उसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है। तो यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? स्तनधारी, स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। अब यूरिया का निर्माण कहाँ होता है तो पूछा जा सकता है। तो इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित जो अमोनिया होती है, बनती तो अमोनिया ही है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में इन जीवों में भी अमोनिया ही बनती है, लेकिन अमोनिया के निष्कासन के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, तो उतनी पानी इन लोगों को नहीं मिल पाता। तो इस अमोनिया का कन्वर्जन होता है यूरिया में। अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है किस अंग के द्वारा? यकृत के द्वारा। तो ये बात आप याद रख लीजिए। ऐसे पूछा जा सकता है कि यूरिया उत्सर्जी जीवों में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस अंग के माध्यम से होता है? तो यकृत के माध्यम से होता है। अमोनिया यूरिया में किस अंग के माध्यम से परिवर्तित होता है? यकृत के माध्यम से, और वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है यकृत में, और फिर ब्लड के माध्यम से वो यूरिया आता है किडनी में, वो फिल्टर होता है और मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की आधात्री यानी किडनी मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरता डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा यूरिया की रह जाती है। इस बात को भी अंडरलाइन करिए। ऐसे पूछा जा सकता है कि वृक्कों की आधात्री में अपेक्षित परासरलता को बनाए रखने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? यूरिया। ठीक, नेक्स्ट यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिकोटेलिक, वे ऑर्गेनिज्म जो ना तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं ना तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का, यूरिक एसिड का। तो जो सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, जैसे सांप वगैरह, पक्षियाँ, स्थलीय घोंघे, कीट, ये सभी अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं, और इसमें जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं यानी पैलेट या पेस्ट के रूप में रिलीज करते हैं। तो आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद पेस्ट रिलीज करती है ना पक्षियाँ, तो वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है, और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाती हैं। क्लियर है? याद करिए एग्जाम्पल। यूरिक अम्ल उत्सर्जी कौन कौन से हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स। अब बात आता है कि वे कौन से अंग हैं जीवों में, अलग अलग जीवों में उत्सर्जी अंग अलग अलग पाए जाते हैं। आपने पढ़ा भी है प्राणी जगत में कि वृक्कक होता है, नेफ्रीडिया होता है, मेल्पिघियन ट्यूब्यूल होता है, फ्लेम सेल्स होती हैं, किडनी होती हैं। तो वो किन किन में प्राणियों में वो उत्सर्जी अंग का कार्य करती है, एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे। जैसे आदि वृक्कक यानी प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आदि वृक्कक या फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं किसकी उत्सर्जन अंग हैं?
तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर और एनिलिडा और सेफेलोकॉर्डेटा में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित होता है। अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स और एनिलिडा सेफेलोकॉर्डेटा में बताइए उत्सर्जी अंग कौन है, तो आप बताओगे प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग का काम तो करता ही है, लेकिन प्रोटोनेफ्रिडिया यानी आदि वृक्कक का जो प्राथमिक कार्य है वो है आस्मो रेगुलेशन का। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, अब देखो फंसाने के लिए बहुत नजदीकी आंसर देते हैं ये लोग, बोलेंगे आदि वृक्कक का प्राथमिक कार्य बताइए। तो आदि वृक्कक का कार्य आप जानते हो उत्सर्जन में, और ऑप्शन भी रख देंगे उत्सर्जन, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, प्राथमिक कार्य बताइए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्राथमिक कार्य जो है वो आयन और फ्लूइड के आयतन में आस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन का कार्य है प्राथमिक। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन में दे देंगे उत्सर्जन भी दे देंगे, परासरण नियमन भी दे देंगे। तो आप क्या लगाओगे, प्राथमिक कार्य है उसका परासरण नियमन। क्लियर बात है? केचुआ और एनिलिडा में आप देखेंगे, केचुआ और एनिलिडा में जो उत्सर्जी अंग होता है वो नेफ्रिडिया होता है। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उत्सर्जी अंग ज़्यादा पूछा जाएगा, और कौन यूरिया का उत्सर्जन करता है, कौन यूरिक एसिड का, और कौन अमोनिया का उत्सर्जन करता है। बस इतने टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आप मान के चलना कि एनसीईआरटी की लाइन से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका टफ माना जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसको समझाने के लिए विस्तृत रूप से पढ़ाना पड़ेगा। तो उसको पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे 1 से 2 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा माथा खपाने से अच्छा है कि जितने इससे क्वेश्चन आपका बन जाए उतना तैयार कर लो, जिससे नहीं बन पा रहा उसको छोड़ दो, उस टॉपिक को। एक क्वेश्चन के लिए जान मत दे देना इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर टफ है। प्रोसेस है ना, प्रोसेस आप नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और नीट में एग्जाम क्वेश्चन टफ दिए जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। हो सकता है कि आप लगा ले जाओ, एकदम हार मत मानना, क्योंकि इजी भी होता है, ऐसा नहीं है। अभी क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे, आप खुद ही लगाओगे। जो मेन टॉपिक है क्वेश्चन पूछे जाने का वो ये है। अब चाहे सोचिए कि यहीं से पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, या सोच लीजिए कि चैप्टर 4 से पूछे जा रहे हैं, तो दोनों रिलेट करके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 4 में भी ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। क्लियर है बातें? आइए आगे देखें, वृक्कक किसकी हैं, केचुआ और एनिलिडा के उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैल्पिघियन ट्यूब्यूल, तो आपने पढ़ा है मैल्पिघियन ट्यूब्यूल किसकी विशेषता है, आर्थ्रोपोडा के सदस्यों की, यानी जितने भी कीट मकोड़े हैं वे सभी अपना उत्सर्जन मैल्पिघियन नलिकाओं के द्वारा करते हैं। तो तिलचट्टा सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैल्पिघियन नलिकाएं पाई जाती हैं। मैल्पिघियन नलिकाएं नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन और परासरण नियमन दोनों का कार्य करती हैं। अब उसके बाद आता है एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड किसकी उत्सर्जी अंग हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड किसकी उत्सर्जी अंग है, तो क्रस्टेशियंस की, जैसे झींगा, ठीक है, में श्रृंगी ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। याद कर लीजिए, क्रस्टेशियंस में उत्सर्जी अंग कौन होता है, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। अब आता है आपका मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए पेयर ऑफ किडनीज आएगा, एक जोड़ी आपका वृक्क आएगा, उसके बाद एक जोड़ी आपका यूरेटर आएगा, मूत्र नलिका, एक आएगा आपका मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, और दूसरा आता है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। ठीक, इतनी चीज़ें आपकी मानव के उत्सर्जन तंत्र में आती हैं। क्या क्या चीज़ें, अब बाकी सारी चीज़ें तो आपके नस हो गई ना, ये सब वाहिकाएं हैं, ठीक है, ये आर्टरी है, वेन्स हैं, तो ये तो आपके आएंगे ही उसमें, उसके अंतर्गत, क्योंकि मेन फिल्ट्रेशन तो इन्हीं के ब्लड से ही होता है। लेकिन आप अगर पूछा जाए मानव का उत्सर्जन तंत्र तो बताएंगे पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा ओपनिंग। अब देखिए नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया फिगर को ही देकर, सबका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या नाम है, किडनी हो गया, और फिर रेनल वेन, रीनल आर्टरी, देखिए जो रेड कलर से होता है वो आर्टरी होता है, ब्लू कलर से होता है वेन होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर आपका छोटे से उभार के रूप में पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है,
और उसके बाद इसका नाम याद रख लीजिएगा इन्फीरियर वीना कावा, ये आपका पेल्विस रीजन है या आपका मेडुला रीजन है। देखिए वृक्क के दो भाग होते हैं, जो आंतरिक भाग होता है उसे कहते हैं मेडुला और जो बाहरी भाग होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। और ये आपका डॉर्सल एओर्टा है। एओर्टा या आर्टरी की बात आ जाए तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें। उसके बाद ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायग्नोस्टिक ऑफ किडनी, ये किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसमें आपको आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वृक्क के दो भाग होते हैं, एक तो ये हो गया आंतरिक भाग मेडुला और दूसरा ये भाग हो गया जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इतनी चीज़ें जाने आपने। वृक्क का जो ये भाग होता है जहाँ पर ये सारी आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, ये सभी और तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स, ये सभी जो इसके किडनी के अंदर जहां से प्रवेश करती हैं, इस द्वार को कहा जाता है हाइलम। हाइलम, ठीक है। आपको हाइलम बताया गया है प्लांट में भी, उसके बीज पर, बीजावरण पर एक छिद्र होता है जिससे वो अपने बीजावरण से जुड़ा होता है, बीज अपने बीजावरण से जुड़ा होता है, उस छिद्र को हाइलम कहते हैं। तो वहाँ पर पौधे में बीज में आता है, यहाँ पर हाइलम कहाँ आ गया, किडनी में। तो किडनी में जो हाइलम है वो रीजन होता है जहाँ से किडनी के अंदर आर्टरी, वेन्स, नसें ये सभी प्रवेश करती हैं। क्लियर बातें। अब ये सारी नसें एक कीपाकार क्षेत्र में खुलती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कीपाकार जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है रीनल पेल्विस। सबके इंग्लिश ही याद करिएगा भैया, हिंदी याद करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये बहुत टफ चैप्टर है हिंदी और इंग्लिश के मामले में देखा जाए तो इंग्लिश ही याद करिएगा। ये क्या कहलाता है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस पर जो ये उभार आप देखते हो इसे कहते हैं कैलिसेस, या सिंगल को कैलिक्स कहते हैं और बाकी को कहते हैं कैलिसेस। उसके बाद इसमें से एक यूरेटर, हर किडनी से एक यूरेटर निकल कर आता है बाहर, ये आपने जान लिया। मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, उसी के अंदर होता है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो भाग होता है वो कॉर्टेक्स में भी होता है, मेडुला के अंदर भी होता है। तो आपको बताया जाएगा कि कौन सा भाग मेडुला के अंदर होता है, कौन सा भाग कॉर्टेक्स के अंतर्गत होता है। बोमेन्स कैप्सूल जो होता है वो आपका इसके अंतर्गत होता है, मेडुला के अंतर्गत, और बाकी भाग कॉर्टेक्स के अंतर्गत होता है। किडनी एक टफ कैप्सूल से घिरा होता है, उस टफ कैप्सूल को कहते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक। और हर आप देखेंगे तो हर पिरामिड क्या करता है, हर पिरामिड के बीच में खाली स्थान होता है, ये जो आप स्थान देख रहे हो इसे कहते हैं रीनल कॉलम, या इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम ऑफ बर्टनी, बर्तनी का स्तंभ, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टनी। तो पहले लोकेशन आप अपनी एनसीईआरटी के बुक्स से छांट के फिगर बना के प्रैक्टिस करके लोकेशन याद कर लीजिए, फिर ही आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा। ये आपके चार चीज, 1 2 3 4 चीजें प्रमुख रूप से आती हैं। तो वही आपको बताया मैंने, क्या क्या आता है, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, और सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा। आगे देखें, वृक्क का आकार कैसा होता है, तो वृक्क का आकार होता है सेम के बीज के आकार का। सेम के बीज के आकार का, सेम देखा है ना आपने, बीन्स जिसे कहते हैं, उसका बीज ऐसे ही होता है, उतना छोटा नहीं होता, वृक्क बड़ा होता है, आकार में लगभग इतना बड़ा होगा। और अगर आप देखें राजमा देखें तो राजमा का शेप भी देख लीजिए, वो भी वही है। तो सेम के बीज की आकृति का गहरे भूरे लाल रंग का होता है, तथा यह अंतिम वक्षीय, लास्ट थोरेसिक और तीसरी कटी वसेरुका, थर्ड लंबर वर्टेब्रा के समीप
उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो लोकेशन याद कर लीजिए, लोकेशन में आप हो सकता है ये लंबर वर्टिब्रा और थोरैसिक वर्टिब्रा नहीं जान पा रहे हैं अभी, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जब आपको स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटल के बारे में बताया जाएगा। रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट थोरैसिक बताया जा रहा है, लास्ट थोरैसिक का मतलब है रीढ़ की हड्डी की अंतिम हड्डी, और जो लंबर वर्टिब्रा है बैकबोन की कह सकते हैं हिप की हड्डी, लंबर वर्टिब्रा, थर्ड लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा का नंबर जरूर याद करिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृक्क एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पर स्थित होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है, के समीप डॉर्सल इनर वाल पर स्थित होता है। किस पर? डॉर्सल इनर वाल पर। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। तब तो एक पटरी के बराबर हो गया, इतनी बड़ी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर कितने इंच की होती है? हाँ, 10 से 12 सेंटीमीटर, एक पटरी के स्केल के बराबर, छोटी वाली जो स्केल होती है। चौड़ाई उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। वृक्क, अभी तक खैर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन याद कर लीजिएगा। वृक्क के केंद्रीय भाग के भीतरी अवतल सतह इनर कॉन्केव सरफेस के मध्य में एक खांच नॉच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। तो आपको बताए हैं हाइलम से ही ब्लड आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स ये सभी प्रवेश करते हैं नलिका, किडनी के अंदर। इससे होकर मूत्र नलिका, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स आदि प्रवेश करते हैं। हाइलम के भीतरी ओर फनल की जैसी संरचना अभी आपको बताया था, क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस, श्रोणी वृक्कीय श्रोणी या रेनियल पेल्विस कहलाती है, तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपण प्रोजेक्शंस को चषक या कैलिसेस कहते हैं। आप एनसीईआरटी का फिगर ओपन किए रहिएगा, इसी के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये फिगर इसी के बारे में बताया जा रहा है कि एक कीप का आकार का संरचना होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, और इसमें ऐसे संरचनाएं होती है, प्रोजेक्शंस निकली होती हैं जिसे हम कैलिसेस कहते हैं। तो आप ये फिगर ओपन करके बैठिए एनसीईआरटी का, समझते चलिए, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूँ। वृक्क की बाहरी सतह पर एक दृढ़ संपुट होता है, कैप्सूल होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं, आप जान चुके हैं। वृक्क के 2 भाग होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स, ये भी आप जान चुके हैं। जो बाहरी भाग है वो वल्कुट और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स होता है जो कैलिसेस में फैले होते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ रीनल कॉलम बनाते हैं जिसे कॉलम ऑफ बर्टनी भी कहते हैं। तो ये आपको बता ही चुके हैं कि जो पिरामिड हैं वो कॉर्टेक्स में धसे हुए होते हैं और क्या बनाते हैं? रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। ये क्या कहलाते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी कहलाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलम ऑफ बर्टनी कहाँ पाया जाता है, तो कॉलम ऑफ बर्टनी कहाँ पाया जाता है? वृक्क में। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। नेफ्रॉन्स क्या हैं? तो ये देखिए, ये है आपका एक नेफ्रॉन। ऐसे ही संरचनाएं पूरे वृक्क में करीब 10 लाख होती हैं। 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किडनी का। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेफ्रॉन, क्योंकि ये क्या कहलाता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ये क्या कहलाता है? वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। संरचनात्मक नहीं, कार्यात्मक इकाई कहेंगे। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाता है नेफ्रॉन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वृक्क में कुल कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये वृक्क की फंक्शनल यूनिट है। प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं, यानी नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल टिब्यूल। आइए देख लीजिए, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। ये है आपका, फिगर ओपन करके बैठिए अपने एनसीईआरटी में। ये है आपका ग्लोमेरुलस रीजन, और बाकी ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये पूरा है, ये पूरा कहलाता है रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल। अब रीनल टिब्यूल के भी अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पर। तो अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि एक नेफ्रॉन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ग्लोमेरुलस, जिसे हिंदी में गुच्छ कहते हैं या गुच्छिका कहते हैं, और रीनल टिब्यूल, ठीक है, रीनल
ट्यूब्यूल, वृक्कीय नलिका। तो रीनल ट्यूब्यूल के अलग अलग नाम है, जैसे देखिए यहाँ पर उसका नाम, जैसे बोमेंस का ग्लोमेरुलस से जैसे ही निकलता है तो उसका नाम है पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आगे बढ़ता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यू शेप का हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं हैनल्स लूप। इसके दो भाग होते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। और हैनल्स लूप के बाद का जो नलिका है वो कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। और डीसीटी खुलता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। बस इतना पहले आप याद करिए कि प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के नाम बताइए। तो रीनल ट्यूब्यूल जब ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेरे होता है तो वो बोमेन्स कैप्सूल कहलाता है। रीनल ट्यूब्यूल का ही भाग होता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल कुछ अलग नहीं है, रीनल ट्यूब्यूल के प्राथमिक भाग को ही कहते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल का जो वो भाग जो ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेरे होता है वो बोमेन्स कैप्सूल कहलाता है। बोमेन कैप्सूल से आगे बढ़ता हुआ जो नलिका है वो आपका पीसीटी कहलाता है। पीसीटी के बाद जो नलिका है वो आपका हैनल्स लूप कहलाता है। और हैनल्स लूप के बाद का जो नलिका होता है वो डीसीटी कहलाता है। डीसीटी आपका कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। क्लियर है बात? हैनल लूप के दो भाग होते हैं, एक देखिए जो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम कहेंगे असेंडिंग। अब आखिर फिल्ट्रेशन होता है ना इन जगहों पर, वो चीजें ही देखिए, ये क्या है? ये आर्टरियोल है, ये आर्टरियोल है। एफरेंट आर्टरियोल आता है, एफ्रिएंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस से निकलता है। ध्यान से समझना, ये आर्टरियोल एक तरह से रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, धमनियां हैं, जिसमें से उस रक्त में उपस्थित जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं वे सब इन सभी नलिकाओं के पास जुड़े हैं ना, तो इनसे लेते रहते हैं, सामान को इधर से लेते रहते हैं और इन्हें देते रहते हैं। अब लेंगे क्या और देंगे क्या? अगर शरीर में जल कम है तो इनसे जल का अवशोषण हो जाता है इन आर्टरियोल में, और आर्टरियोल में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, यूरिया वगैरह, वो भेज दिए जाते हैं इसमें नलिका में, इन रीनल नलिकाओं में, हैनल्स लूप में। फिर हैनल्स लूप से डीसीटी, फिर डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट उस नाइट्रोजनस अपशिष्ट यूरिया का, अभी मैं सामान्य रूप से आपको बता रहा हूँ कि आखिर मूत्र का निर्माण होता कैसे, मूत्र में यूरिया आता कहाँ से है। तो यूरिया हमारी इन सभी, देखो हमारी कोशिकाओं में तो अमोनिया बनती है उत्सर्जी पदार्थ, अमोनिया को रक्त लेकर जाता है यकृत में, यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती है, उस यूरिया को रक्त लेकर आता है यहाँ पर। देखिए ये यूरिया को लेकर आया, यूरिया ट्रांसफर हो गई इसमें, यूरिया कहाँ चली गई? नलिका में, रीनल ट्यूब्यूल में। अब ये यूरिया कहाँ चली गई? कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये कलेक्टिंग डक्ट उस यूरिया को कहाँ लेके जाएंगे? तो 10 लाख नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ आकर खुलती हैं? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस में वो आकर अपने जो यूरिया है उसको कहाँ भेजती हैं? देखिए रीनल पेल्विस कहाँ खुलेगा? यूरेटर में खुलेगा। रीनल पेल्विस में देखिए ये सब नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की जो आपको बताया ना कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट अपना जो यूरिया है उसको कहाँ भेजेंगे? यहाँ पर भेजेंगे, यूरिया यहाँ पर भेजेंगे रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस से वो यूरिया कहाँ चला जाएगा? यूरेटर में। अब देखिए वो यूरिया कहाँ चलाया? यूरेटर में। यूरिया कहाँ चलाया? यूरेटर में। यूरेटर से वो यूरिया कहाँ चलाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। अब चूंकि सिर्फ यूरिया ही नहीं होता, यूरिया के साथ जल भी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी जल की आवश्यकता है बस उतनी ही ली जाती है, बाकी जल वापस मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। तो जल, यूरिया और भी सारी अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर की हैं वो इन्हीं यूरेटर से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा होती हैं। जब मूत्राशय में वो मूत्र भर जाता है तो इनकी वाहिकाओं द्वारा एक संकेत, सिग्नल दिया जाता है माइंड को कि अब हमें बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो वहाँ से फिर आप बाथरूम के माध्यम से इसे यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल देते हो। क्लियर है बातें? अब इसी को डिटेल में आपको यहाँ पर समझना है कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर समझ पाओगे नहीं यहाँ से, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी की लाइन में इनफ नहीं होता समझ पाना। मैं आपसे ये कहूँगा अगर आप रट सकने में सक्षम हो तो इन चीज़ों को रट लेना। समझ नहीं पाओगे ना, मैं इसमें समझा पाऊँगा एनसीईआरटी की लाइन से। कुछ चीज़ें मैं समझा पाऊँगा, 90% तो मैं समझा ले जाऊँगा, 10% आप नहीं समझ पाओगे, मैं जानता हूँ।
क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी इसमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइनें कम हैं। अगर आपको डिटेल स्टडी करना है कि कैसे एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 18 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए कहाँ तक गया। आपने ये समझा कि वृक्काणु के दो भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के भाग आप जान चुके हैं, बोमन कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेरता है, और उसके बाद क्या आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है हैनल लूप, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर कनेक्टिंग डक्ट। तो इन सीक्वेंस को भी याद रखिएगा। ग्लोमेरुलस रीनल आर्टरी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं एफरेंट आर्टरियोल से बनी केशिकाओं का एक गुच्छ होता है। देखिए किससे बना होता है, ग्लोमेरुलस किससे बना होता है, रीनल आर्टरी की शाखा। आर्टरी क्या है, धमनी ही तो है। मैंने आपको क्या बताया, रक्त इस धमनी के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, नेफ्रॉन के पास पहुँचता है, और रक्त में जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको रीनल ट्यूब्यूल को दे देता है, और रीनल ट्यूब्यूल उसे कलेक्टिंग डक्ट में भेजती है, और कनेक्टिंग डक्ट से फिर यूरेटर, यूरेटर से यूरेथ्रल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर मूत्र के रूप में निकल जाता है। तो यूरिनरी जो रीनल आर्टरी है उसकी शाखा एफरेंट आर्टियोल से बनी केशिकाओं का एक गुच्छ होता है। ग्लोमेरुलस आपसे पूछा जाएगा, ग्लोमेरुलस होता क्या है। आइए देखिए कहाँ गया, इसमें नहीं है, इसमें। ये ग्लोमेरुलस है क्या, तो देखिए एफरेंट आर्टरियोल आता कौन है, शरीर से रक्त को लेकर कौन आता है, एफरेंट आर्टरियोल लेकर आता है। ग्लोमेरुलस क्या है, तो यही एफरेंट आर्टरियोल की शाखाएं हैं, यहीं पर खूब संघनित होकर पाई जाती हैं। तो एफरेंट आर्टरियोल की शाखा ही क्या है, ग्लोमेरुलस बनाती है, और फिर इस शाखा से जो नली निकलती है उसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। ग्लोमेरुलस से जो आर्टरी निकलती है उसे हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस रीनल आर्टरी की शाखा एफरेंट आर्टरियोल की केशिकाओं यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका यानी इफरेंट आर्टरियोल द्वारा आगे ले जाया जाता है। रीनल ट्यूब्यूल क्या है, तो रीनल ट्यूब्यूल दोहरी झिल्ली युक्त। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रीनल ट्यूब्यूल एकल झिल्ली युक्त होता है कि दोहरी झिल्ली युक्त, यानी जो ये पीली वाली नलिका अभी आपने देखा है ना, आप एनसीईआरटी की फिगर में देख रहे होंगे, तो जो पीली वाली नलिका बनी है जिसको मैंने रीनल ट्यूब्यूल बताया है, वो कितनी झिल्लिका से मिलकर बनी होती है, दोहरी झिल्लिका युक्त होती है। अब उसका जो प्रारंभिक भाग होता है रीनल ट्यूब्यूल का प्रारंभिक भाग प्याले नुमा बोमेन संपुट होता है, बोमेन कैप्सूल से शुरू होती है। यानी बोमेन कैप्सूल कुछ अलग नहीं है, रीनल ट्यूब्यूल का ही भाग है। रीनल ट्यूब्यूल का अग्रभाग है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर ही ग्लोमेरुलस होता है, जिसके भीतर ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ग्लोमेरुलस क्या है, अभी आपने पढ़ा, रीनल आर्टरी के द्वारा जो एफरेंट आर्टरियोल आता है, एफरेंट आर्टरियोल की जो केशिकाएं हैं उसका समूह है, गुच्छा है। ग्लोमेरुलस क्या है, एफरेंट आर्टरियोल की कैपिलरीज का गुच्छा है। ग्लोमेरुलस के चारों तरफ से कौन घेरे होता है, डबल लेयर्ड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या है, इनिशियल पॉइंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। अब देखिए इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस एफरेंट से आया, उसकी कैपिलरीज ग्लोमेरुलस बनाई। ग्लोमेरुलस के चारों तरफ येलो कलर का जो आप देख रहे हो, जो रीनल ट्यूब्यूल है, उसे क्या कहेंगे, बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस मिलकर संपूर्ण क्या कहलाते हैं, मैल्पिघियन बॉडी कहलाते हैं। देख लीजिए, मिलकर मैल्पिघियन काय, मैल्पिघियन बॉडी कहलाते हैं, अथवा इसे हम रीनल कैप्सूल्स भी कहते हैं। याद करिए, यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कुछ ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे। ग्लोमेरुलस किससे मिलकर बना होता है, तो ग्लोमेरुलस बना होता है एफरेंट आर्टरियोल की कैपिलरीज के गुच्छों से। ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से कौन घेरे होता है, बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल संपूर्ण रूप से क्या कहलाते हैं, मैल्पिघियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स। ठीक है,
बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संविलित नलिका। अब मैंने आपको बताया रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट, तो रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला पार्ट क्या है? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद क्या आता है? देखिए बोमेन कैप्सूल के बाद क्या आता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब पीसीटी के बाद क्या आएगा? यू शेप हैनल लूप। हैनल लूप के दो भाग होते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। अब हैनल लूप के बाद कौन आएगा? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी के बाद कौन आएगा? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सब आप सीक्वेंस याद कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट हैं, रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट हैं। देखिए बोमेन कैप्सूल हो गया पहला पार्ट, उसके बाद आता है पीसीटी, उसके बाद हैनल लूप, हैनल्स लूप, और हैनल्स लूप के बाद आपका आता है डीसीटी, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। बस देख लीजिए बोमेन संपुट से एक अति कुंडली समीपस्थ नलिका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी निकलती है। इसके बाद नेफ्रॉन में हेयर पिन आकार का यू शेप्ड, हेयर पिन आकार का यू शेप्ड हैनल्स लूप निकलता है। नहीं, यू शेप नहीं कहेंगे इसे, भैया नाम याद रखना, मुझसे गलती हो गई, मैं यू शेप बोल दिया हूँ। यू शेप नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे आपको हेयर पिन शेप, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है हेयर पिन आकार की जो नलिका है उसे क्या कहते हैं। तो हेयर पिन आकार की जो नलिका होती है उसे कहते हैं हैनल्स लूप, ठीक, जिसमें आरोही यानी ये देखिए आरोही असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका हाईली कॉइल्ड संरचना डीसीटी निकलती है, ठीक है, डीसीटी प्रारंभ होते हैं। और डीसीटी कहाँ जाती है? कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये चीज़ आप पढ़ लिए। देखिए बोमेन कैप्सूल हो गया प्राथमिक भाग रीनल ट्यूब्यूल का, और ये कुंडलित हो जाता है, ये नलिका क्या कहलाती है? पीसीटी। उसके बाद ये चला जाता है हेयर पिन शेप, हेयर पिन शेप हैनल्स लूप में। ये क्या कहलाता है? ये आपका हैनल्स लूप कहलाता है, जिसके दो भाग होते हैं, एक ये डिसेंडिंग और ये किए आपका असेंडिंग। और ये खुलता है आपका डीसीटी में, और डीसीटी आपका खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो अनेक नेफ्रॉन्स की जो डीसीटी है वो कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। याद रखेंगे कलेक्टिंग डक्ट सबके लिए एक ही है, एक नेफ्रॉन में एक ही कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता। कलेक्टिंग डक्ट सभी के लिए एक ही है। अलग अलग जितने भी 10 लाख नेफ्रॉन हैं उनके डीसीटी कहाँ खुलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलती हैं? रीनल पेल्विस में। अनेक संग्रह नलिकाएं यानी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर कैलिसेस के बीच स्थित मध्यांश, अनेक बोल दिया है, मतलब सिंगल नहीं होता, अनेक होता है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया आपको सिंगल। तो हर नेफ्रॉन के भी अलग अपने कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे, तो अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर कैलिसेस में के बीच जो मेडुलरी पिरामिड है उससे गुजरती हुई रीनल पेल्विस में खुलती है। तो रीनल पेल्विस आप जगह जानते ही हैं, ये आपका हाइमन है, हाइमन से ये कैलिसेस है, कैलिसेस। तो कैलिसेस के पास ये जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। तो ये कैलिसेस के माध्यम से कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलती है? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से कहाँ चली जाती है? यूरेटर में, ठीक है। वृक्काणु की वृक्क कणिका यानी रीनल कॉर्पसल्स। तो रीनल कॉर्पसल्स क्या है? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिलकर जो बनाती है वो संरचना रीनल कॉर्पसल्स कहलाता है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका पीसीटी, डीसीटी आदि वृक्क के वल्कुट भाग में पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए वृक्क में कौन, पहले तो ये कि वृक्क में जो नेफ्रॉन होता है उसके कितने भाग हैं। तो नेफ्रॉन के आपने पढ़ा क्या क्या है? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ये मिलकर क्या बना लिया? रीनल कॉर्पसल्स या माल्पिघियन बॉडी। फिर पीसीटी, फिर डीसीटी और फिर हैनल लूप, हैनल लूप। तो यहाँ पर वृक्क के कॉर्टेक्स रीजन में कौन होता है और मेडुला रीजन में कौन होता है? मेडुला क्या होता है? किडनी का भीतरी भाग। कॉर्टेक्स क्या होता है? किडनी का बाहरी भाग। तो आपने पढ़ा कि रीनल कॉर्पसल्स यानी बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, ये सभी किडनी के कॉर्टिकल भाग में होते हैं, यानी वल्कुट भाग में होता है, बाहरी भाग में होता है। और जो आपने पढ़ा है हेयर पिन स्ट्रक्चर, हैनल्स लूप, हैनल्स लूप होता है वृक्क के मेडुला रीजन में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन भी बना लीजिए अपने मन से, ऐसे बना लीजिए कि कौन से भाग वृक्क के वल्कुट भाग में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, रीनल कॉर्पसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी। फिर आपसे आप क्वेश्चन नेक्स्ट बना लीजिएगा कि वो कौन से भाग हैं वृक्क के, नहीं नेफ्रॉन के वो कौन सा भाग है जो वृक्क के मध्यांश यानी मेडुला में पाया जाता है। तो सिंगल हैनल लूप, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिकांश वृक्काणु नेफ्रॉन के हैनले लूप बहुत छोटे होते हैं। अब इस बात को भी अंडरलाइन करिए कि कुछ ऐसे नेफ्रॉन हैं जिसके हैनल लूप बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे, तो वो मेडुला में बहुत कम धसे होते हैं। जब छोटे हैं तो मेडुला, मान लो मेडुला यहाँ पर है, तो ये बहुत छोटे हैं तो मेडुला में कम धसे होते हैं, या मेडुला में धसे भी नहीं होते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बताइए कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, हैनल लूप लंबा होता है या छोटा होता है। तो आप क्या बताओगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हैनल लूप छोटा होता है। या उल्टा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस प्रकार के नेफ्रॉन में हैनल लूप छोटा होता है, तो क्या बताएंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब यहाँ पर आप एक ट्रिक लगा सकते हो, भाई क्या कह रहे हैं कि इनका हैनल लूप छोटा है तो ये मेडुला में नहीं जा रहे हैं, हैनल लूप बहुत बड़ा होगा तब ये मेडुला में जाएंगे। अब मेडुला में नहीं जा रहे हैं, देखिए छोटा है तो मेडुला में नहीं जा रहे, तो मेडुला का बाहर का भाग क्या कहला जाता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कहलाता है ना। तो मेडुला में नहीं जा रहा है तो मतलब ये पूरा का पूरा भाग कॉर्टेक्स में है। तो ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। वे नेफ्रॉन जिसका हैनल लूप बहुत लंबा है और वे मध्यांश मेडुला के अंदर खुद धसे हुए हैं, ऐसे नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, JGN, JMN, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ऐसे हैनल लूप जो काफ़ी लंबे होते हैं वे मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्लियर बातें। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, जिनके हैनल लूप लंबे होते हैं उन नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जिनके हैनल लूप छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब यहाँ पर आपको रीनल कॉर्पसल का दिया गया है फिगर, रीनल कॉर्पसल का या मैल्पिगियन बॉडी। तो रीनल कॉर्पसल किसके मिलकर बना होते हैं, ग्लोमेरुलस से और बोमेन कैप्सूल से। तो ये जो आप संरचना देख रहे हो वो क्या है, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कॉर्पसल। और ग्लोमेरुलस किससे मिलकर बना होता है, एफरेंट आर्टरियोल की जो केशिकाएं हैं, बहुत ही कुंडलित केशिकाएं, कुंडलित केशिकाओं से मिलकर ग्लोमेरुलस बनता है, ग्लोमेरुलस बनता है, ठीक है। और ग्लोमेरुलस से निकलता है फिर जो नलिका रक्तवाहिका जिसे हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। ग्लोमेरुलस से निकलने वाली इफरेंट आर्टरियोल रीनल ट्यूब्यूल के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है जिसे परिनालिका पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म माइन्यूट वेसल हैनल लूप के समांतर पैरेलल चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। अब ये वासा रेक्टा क्या होता है, ये देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा कि ग्लोमेरुलस से जो इफरेंट आर्टरियोल निकलता है वो अति संवलित नलिका, देखिए रेड कलर से जो भी आप देख रहे हैं हैनल लूप के साथ, ये आपका हैनल लूप है ना, और ये आपका क्या है, इफरेंट आर्टरियोल की ब्रांचेस हैं, वो हैनल लूप के साथ पैरेलली चलते हैं। जैसे जैसे हैनल लूप है वैसे वैसे ये भी पैरेलल उसके चलते हैं। तो ये यू शेप जो बनाते हैं ये बनाती है एफरेंट आर्टरियोल की शाखा जिसे कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक ह्रासित होता है। इसमें कोई नया बात नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जिसमें हैनल लूप क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो हैनल लूप जब छोटा है तो उसके पास कहाँ से कैपिलरीज का नेटवर्क उस पर आ पाएगा। तो इसलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा बहुत छोटा या फिर नहीं पाया जाता।
या तो अनुपस्थित होता है या तो अत्यधिक हरासित होता है। हरासित का मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखते कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। मूत्र के निर्माण में 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी जो ग्लोमेरुलर आपने संरचना देखा है ग्लोमेरुलस, उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो रीनल ट्यूब्यूल में चली गई हैं उनका पुनः अवशोषण किया जाता है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर सिक्रेशन जो वृक्क के विभिन्न भागों में होता है। ठीक, तो मूत्र निर्माण के प्रथम चरण जो ग्लोमेरुलस द्वारा रक्त का निस्यंदन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, पहला चरण मूत्र के निर्माण में कहाँ से शुरू होता है? ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन के द्वारा, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो वृक्क द्वारा प्रति मिनट रक्त की कितनी मात्रा को फिल्टर किया जाता है? वृक्क द्वारा प्रति मिनट 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। आपने पढ़ा है कि हृदय में, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, हृदय में एक हृदय स्पंदन के दौरान कितना ml ब्लड पंप होता है? 70 ml, पढ़ा है ना। और आपको पता है कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार लगभग। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 सते 49 और 7 दूना 14, लगभग मानते हैं कि 5 लीटर रक्त हृदय प्रति मिनट पंप करता है। तो इसका 1/5 भाग कितना होगा? इसका 1/5 भाग, 5 कम 5, लगभग 1 लीटर। तो वही मात्रा दी गई है। 1 लीटर शुद्ध नहीं आएगा, 1100 से 1200 ml या 1.25 लीटर के करीब। तो 1.25 लीटर के करीब वृक्क प्रति मिनट कितना ब्लड फिल्टर करता है? वृक्क किडनी प्रति मिनट कितना ब्लड फिल्टर करता है? 1.25 लीटर, 1100 से 1200 ml रक्त को फिल्टर करता है। हृदय 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है? 5 लीटर। तो ये उसके 1/5 भाग है। ठीक, ग्लोमेरुलस की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। यानी जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से ग्लोमेरुलस की जो केशिकाएं हैं वो 3 परतों में ब्लड का फिल्टर करती हैं। कौन कौन सी 3 परत हैं? याद कर लीजिए। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, यानी जो ग्लोमेरुलर का ब्लड वेसल है उसके एंडोथीलियम के मध्य, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स के मध्य, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 प्लेयर्स। 2 ही चीजें होंगी, एक तो रीनल ट्यूब्यूल होगा यानी बोमेन कैप्सूल होगा, और आपका रुधिर वाहिकाएं होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। तो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम है उनके मध्य फिल्ट्रेशन होता है, इनके बीच जो मेम्ब्रेन पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो आपका बोमेन कैप्सूल का एपिथेलियल सेल है उनके मध्य फिल्टर होता है। तो जो भी मान लो ये ब्लड है, तो ब्लड से अगर कोई नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया ही जाना है तो यहाँ पर चला जाता है, यूरिया जाएगा, अमोनिया नहीं यूरिया। तो यूरिया ब्लड से कहाँ से जाएगा? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल से होता हुआ इन जगहों पर आएगा, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर प्रवेश करेगा। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो बोमेन संपुट की जो उपकला कोशिका है उसे पोडोसाइट कहते हैं, पॉपुलर है काफ़ी, पोडोसाइट कहा जाता है। अब ये सब बहुत ही क्लोजली जो फिगर होते हैं उनको खोलकर दिखाना पड़ता है। एक यहाँ पर होगा शायद, अभी एक फिगर देख लेते हैं कि नहीं। हाँ देखिए है, ये आपका क्या कहते हैं? बोमेन संपुट है। तो बोमेन संपुट में जो एपिथेलियम ऑफ बोमेन संपुट है वे क्या कहलाती हैं? पोडोसाइट। ठीक है, पोडोसाइट। इफरेंट आर्टरियोल आता है, इनकी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की एंडोथीलियम, इनके मध्य बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम ऑफ पोडोसाइट या एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल के बीच में आपका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक, ये फिगर आपके एनसीईआरटी का नहीं है, मैंने बाहर से लिया है क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर परेशान कर रहा था।
बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाओं को पोडोसाइट कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश माइन्यूट स्पेस बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता क्या है, प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर, प्लाज्मा की, रुधिर की जो प्लाज्मा है उसकी प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा में जितने भी शेष भाग हैं वो छन कर संपुट की गुहा में, यानी रीनल ट्यूब्यूल की गुहा में, बोमेन कैप्सूल की गुहा में चले आते हैं। इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, रीनल कैप्सूल्स में। रीनल कैप्सूल्स क्या है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिला के बोलते हैं ना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, नोट करिए, कहाँ होता है, रीनल कैप्सूल्स में। रीनल कैप्सूल्स को और क्या बोलते हैं, मैलपिगियन बॉडी, ये भी नोट करिए। क्वेश्चन बना सकते हैं कि बताइए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, परानिस्यंदन, रीनल कैप्सूल्स या मैलपिगियन बॉडी में। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा ग्लोमेरुलस निस्यंदन दर कहलाता है। वृक्क द्वारा 1 मिनट में निस्यंदित की गई मात्रा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर कितना है, 125 ml प्रति मिनट, अर्थात 180 लीटर पर डे। याद करिए, वृक्क द्वारा प्रति मिनट फिल्टर की गई जो ब्लड है, ब्लड नहीं कहेंगे, प्लाज्मा, हाँ वही कहेंगे, ब्लड ही कहेंगे। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा, फिल्टर की गई जो मात्रा है वो लगभग कितनी होती है, 125 ml प्रति मिनट और 180 लीटर पर डे। इसे हम क्या कहते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है, तो आगे आपको बताया जाएगा। जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। अब ये JGA कहाँ है, यही नहीं मिलेगा आपको NCERT के बुक में। JGA या जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस जिसे हम कहते हैं वो बनता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स से। ये देखिए, ये बनता है DCT और इफरेंट आर्ट्रियोल के मध्य जो कोशिकाएं हैं। तो JGA एक विशेष संवेदी उपकरण है जो अववाही धमनिकाओं, यानी एफरेंट आर्ट्रियोल्स, सॉरी हाँ एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के संपर्क स्थल पर, एफरेंट आर्ट्रियोल के संपर्क स्थल पर किससे बनता है, DCT से। DCT के कोशिकाओं के रूपांतरण द्वारा बनता है। चूंकि NCERT की लाइन है इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा, रट लेना पड़ेगा। आप अगर इसमें देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि यहाँ पर तो JGA को दिखाया गया, ये है ना, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये किससे बनता है, DCT की कोशिकाओं से बनता है। तो यहाँ पर DCT की कोई कोशिका पर नहीं लिखा हुआ है JGA, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे याद कर लीजिए कि JGA जो एक स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव आर्गन है वो एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के संपर्क स्थल पर, यानी DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल के संपर्क स्थल पर किससे बनता है, DCT के कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। क्वेश्चन नोट करिए, बनाइए अपने मन से कि बताइए JGA का निर्माण किससे होता है। फिर ऑप्शन रखेंगे आप कि दूरस्थ सम्मिलित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनाइए कि JGA कहां पर पाया जाता है, तो बताएंगे अभिवाही धमनिकाओं, एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT के संपर्क स्थल पर पाया जाता है, ठीक। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में गिरावट इन आसन ग्लोमेरुलस कोशिकाओं यानी JG सेल्स को रेनिन के स्रावण के लिए सक्रियत करता है। यानी अगर हम GFR कम होता है तो रेनिन सक्रिय हो जाता है, रेनिन के लिए ये JG सेल्स। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेनिन का स्रावण कौन करता है, तो रेनिन का स्रावण करता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। तो आपसे ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन खूब बनेंगे, अब बनाइए, लिखिए कि बताइए रेनिन का सिक्रेशन कौन करता है, तो बताएंगे रेनिन का सिक्रेशन JG सेल्स करती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे कि JG सेल्स रेनिन का के स्रावण को सक्रिय कब करती हैं, GFR में जब कमी आती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जब कमी आती है।
जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर, यानी वृक्कीय रुधिर ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कब बढ़ेगा? जब जीएफआर कम होगा, रेनिन जब सिक्रीट होगी। ग्लोमेरुलस निस्यंदन दर जीएफआर को पुनः सामान्य कर देता है। जीएफआर यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में अगर कमी आती है तो इसको सामान्य दशा में लाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? जीएफआर में कमी से जो जेजी सेल हैं वो रेनिन का स्राव करते हैं। रेनिन ग्लोमेरुलस फ्लो रेट, ब्लड फ्लो रेट बढ़ा देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्लड ग्लोमेरुलस में आने लगेंगी, जिससे जीएफआर सामान्य हो जाता है। ठीक, बात समझ में आई? यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे कि जीएफआर के कम होने पर क्या होता है, तो बताओगे जेजी सेल रेनिन सेक्रेट करती हैं। किस लिए? जीएफआर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए। रेनिन क्या करता है? रेनिन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे जीएफआर सामान्य हो जाए। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद यानी फिल्ट्रेट के आयतन 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। तो क्या हम 180 लीटर पेशाब करते हैं क्या? नहीं ना। तो उसका लगभग 99% पार्ट फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब ब्लड में चली आती हैं वापस। सिर्फ 1% यानी लगभग 1.5 से 2 लीटर ही हम मूत्र का स्राव करते हैं प्रतिदिन। 180 लीटर में से 178 179 लीटर हम फिल्ट्रेट को फिर से ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मात्रा 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% फिल्ट्रेट को हम जो वृक्क नलिकाएं हैं, रिनल ट्यूब्यूल है, पुनः अवशोषित कर लेती हैं, जिसे पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं एपिथेलियल सेल्स अलग अलग खंडों में सक्रिय तथा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भैया प्रतिदिन हमारा वृक्क कितना लीटर फिल्ट्रेट करता है, बनाता है? तो फिल्ट्रेट 180 लीटर बनाता है, लेकिन हम 180 लीटर नहीं बाहर निकालते, हम सिर्फ 1.5 से 2 लीटर ही पेशाब के माध्यम से बाहर निकालते। तो बाकी जाता कहाँ है? फिल्ट्रेट। बाकी फिल्ट्रेट फिर से उसी ब्लड में चला आता है। कैसे? उसकी जो रीनल ट्यूब्यूल है उसके अलग अलग भागों में कुछ चीज़ें बिना ऊर्जा खर्च किए और कुछ चीज़ें ऊर्जा खर्च करके ब्लड में वापस ली जाती हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो वापस ली जाती हैं एक्टिव तरीके से, कौन सी पैसिव तरीके से, उसको आप याद कर लीजिए। निस्यंद पदार्थ यानी जो फिल्ट्रेट है रीनल ट्यूब्यूल में, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम, ये सभी सक्रिय रूप से परिवहन द्वारा पुनरावशोषित किए जाते हैं। यानी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम ये जो ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में आ गए हैं, जिनको हम मूत्र माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, तो वो हमारे लिए आवश्यक हैं। तो इनको फिर से ब्लड में रीअब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाती है रीनल ट्यूब्यूल? तो रीनल ट्यूब्यूल एक्टिव तरीका अपनाती है, बिना ऊर्जा खर्च किए सांद्रता प्रवणता के अनुसार ये वापस ब्लड में चली जाती हैं। जबकि जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट हैं वो निष्क्रिय रूप से अवशोषित होती हैं। ठीक है, एंड पैसिवली ये, हाँ पैसिवली होगा, निष्क्रिय यानी पैसिवली रूप से ये रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो इसको बात को सब याद कर लीजिएगा कि बताइए पुनरावशोषण में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम इत्यादि किस प्रक्रिया द्वारा वापस पुनरावशोषित होती हैं? तो बताएंगे सक्रिय परिवहन के द्वारा। ठीक है, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट का पुनरावशोषण किस प्रकार से होता है, सक्रिय या निष्क्रिय? तो बताएंगे निष्क्रिय। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग यानी नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग है उसमें जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय द्वारा होता है। ये भी बात अंडरलाइन करिए। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं यानी ट्यूबुलर सेल्स फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्रावण ट्यूबुलर सिक्रेशन भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल के आयनीय व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। वृक्क नलिका के विभिन्न कार्यों, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं इस पार्ट से नीट में। पीसीटी का कार्य क्या है, हैनल लूप का कार्य क्या है, डीसीटी का कार्य क्या है? सबको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ सकती हैं। मैं आप साफ साफ बता दे रहा हूँ, झूठ नहीं है इसमें।
यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुनरावसरण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। तो बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीसीटी किससे बनी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप छोड़ दोगे ये चीजें। फिर पूछा जाएगा पीसीटी किस प्रकार से पुनरावसरण में मदद करती है? तो पीसीटी पुनरावसरण में मदद करती है उसका सतह क्षेत्र को बढ़ाकर। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट और जल का पुनरावशोषण इसी भाग में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए निस्यंद में उपस्थित 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और जल का पुनः अवशोषण किस भाग में होता है? तो बताइएगा पीसीटी भाग में। पूरा याद भी करने की जरूरत नहीं है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल नहीं, पीसीटी डीसीटी से काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भी पीसीटी डीसीटी करके ही देते हैं। समीपस्थ संविलत नलिका पीसीटी शारीरिक तरलों के पीएच आयनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम आयनों का निस्यंद में श्रावण और SCO3 का पुनरावशोषण करती हैं। अब यहाँ पर ये फिगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यह आपका पीसीटी है और यह आपका हैनल लूप है, यह आपका डीसीटी है, यह आपका कलेक्टिंग डक्ट है। हैनल लूप में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो असेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग पार्ट पे थिन सेगमेंट्स होती हैं, पतली नली होती हैं हैनल लूप की। हैनल लूप क्या है? तो हैनल लूप में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। हैनल लूप में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में अंतराकाशी तरल की उच्च परासरता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मध्यांश में अंतराकाशी तरल के उच्च परासरता के नियमन के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो बताएंगे हैनल्स लूप। हैनल लूप की दो भुजा होती है, आपने पढ़ा डिसेंडिंग और असेंडिंग। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हैनल लूप की जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यानी आपने देखा ना पीसीटी है, ये पीसीटी से आया हैनल लूप, ये हो गया आपका उसका डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग, और फिर ये हो गया आप उसका असेंडिंग लूप। तो जो डिसेंडिंग लूप है वो जल के लिए पारगम्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल के लिए पारगम्य होता है, जल इसके अंदर आ जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपारगम्य होता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं आ जा सकता। ठीक है, अगर हम बात करें असेंडिंग की, तो असेंडिंग लिम्ब जल के लिए अपारगम्य होता है, यानी इसमें जल ना तो आ सकता है ना तो जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इसमें आ जा सकते हैं। तो ऐसे फिगर में ही बना लीजिएगा तो हमेशा याद हो जाएगा। अब तो याद हो गया, इसी फिगर से याद हो गया होगा कि हैनल लूप का जो डिसेंडिंग लूप है वो वाटर को आने जाने देता है, जल के लिए पारगम्य होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपारगम्य होता है। जो उसका असेंडिंग लिम्ब है वो जल को आने जाने नहीं देता, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको आने जाने देता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2017 का है, निम्न में से कौन सा कथन उचित है? हैनल लूप की आरोही भुजा यानी असेंडिंग लिम्ब जल के लिए अपारगम्य है। असेंडिंग लिम्ब, हाँ आप देखिए असेंडिंग लिम्ब जल के लिए अपारगम्य है, तो पहला ही लाइन सही हो गया, क्योंकि ये हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब तो H2O को जाने देता है ना, जो असेंडिंग लिम्ब है वो H2O को नहीं जाने देता। तो आरोही भुजा यानी असेंडिंग लिम्ब जल के लिए अपारगम्य होता है। बिल्कुल सही बात है, सही कथन चुनना था, पहला वाला ही आंसर होगा। ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट को नहीं जाने देता, ये इलेक्ट्रोलाइट को जाने देता है। बस उसी का उल्टा कर लीजिएगा। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद होता है, ऊपर की ओर जाता है, और वैसे वैसे वैद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद तनु होता जाता है। यानी जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है वो हैनल लूप से डीसीटी की तरफ जाता है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका फिल्ट्रेशन होता रहता है, जिससे जो यूरिन है काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। अब डीसीटी में देखिए क्या होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है, यूरिन का सांद्रण कहाँ होता है? तो देखिए जैसे जैसे हम हैनल लूप से आगे बढ़ेंगे तो वो डाइल्यूट होता जाएगा, तनु होता जाएगा। कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है? हैनल्स लूप में।
क्योंकि आपने अभी पढ़ा है ना, हेनल्स लूप की ये बात है, यानी मूत्र सबसे ज़्यादा सांद्रित कहाँ होता है? हेनल लूप में। और हेनल लूप से जब हम आगे बढ़ते हैं डीसीटी की तरफ तो वो तनु होता जाता है, डाइल्यूट। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? रीनल कैप्सूल्स में। और आपका यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है? सांद्रण हेनल्स लूप में। अब देखिए आता है डीसीटी का कार्य बताइए। तो डीसीटी का जो महत्वपूर्ण कार्य है, विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इसी भाग में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम और जल का पुनरावशोषण किस भाग में होता है? तो डीसीटी भाग में। डीसीटी रक्त में सोडियम पोटेशियम के साथ संतुलन बनाए रखता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन कौन बनाए रखता है? डीसीटी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट करते चलिए क्वेश्चन बना के कि रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन कौन बनाए रखता है? डीसीटी। और उसका पीएच भी बनाए रखता है। बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण एवं हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का चयनात्मक स्रवण करके। नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनरावशोषण का कार्य करता है। देखिए पुनरावशोषण किसका? सोडियम का। कौन करता है? डीसीटी। ढूंढ डालिए, दूरस्थ सम्मिलित नलिका, डीसीटी। अब आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो आपने समझ लिया कि डीसीटी से जितना भी फिल्ट्रेट होगा वो कहाँ कलेक्ट किया जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट से। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाएगा? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से कहाँ जाएगा? यूरेटर में। तो लंबी नलिका वृक्क किडनी के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यानी अगर हम बात करें कि मूत्र को सांद्र बनाने के लिए, कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए जल का बड़ा हिस्सा कहाँ पर अवशोषित होता है? तो कलेक्टिंग डक्ट में होता है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। मूत्र का सांद्रण कहाँ होता है? हेनल लूप में। और वो डाइल्यूट होता रहता है जैसे जैसे वो डीसीटी की तरफ जाता है। और फिर डीसीटी में से जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है, फिर से उसे कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए, अभी डाइल्यूट था, अब कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए जो उसमें से जल है उसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में। यह भाग मध्यांश की परासरलता, यह भाग मेडुला की ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखता है। यूरिया के कुछ भाग को मेडुलरी इंटरस्टिशियम तक ले जाता है। इस बात को याद रखिए। आपसे पूछा जाएगा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी है वो कौन बनाए रखता है? तो कलेक्टिंग डक्ट। यह पीएच के नियमन, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम आयनों के चयनात्मक स्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन भी बनाए रखने में भूमिका निभाता है। निस्यंद को सांद्रण करने की विधि बताइए। स्तनधारी जो हैं सांद्रित मूत्र का स्राव करते हैं। इस कार्य में हेनल लूप और वासा रेक्टा भूमिका निभाती हैं। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि मूत्र का सांद्रण कहाँ होता है, तो मूत्र का सांद्रण कहाँ होता है? हेनल्स लूप में होता है। इसमें कौन सहायता करता है? हेनल लूप और वासा रेक्टा। हेनल लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिसे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। यानी हेनल लूप असेंडिंग और डिसेंडिंग में होता है। ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया। तो इससे काउंटर करंट उत्पन्न होता है जो इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में भी, अब वासा रेक्टा भी देखिए क्या है, वासा रेक्टा में इसका उल्टा होता है। वासा रेक्टा में रक्त इधर जाता है और ये इधर जाता है। वासा रेक्टा की बात करें तो वासा रेक्टा में जो आपका ये जो भाग है वो इसके विपरीत होता है। तो वासा रेक्टा में भी विपरीत धारा में प्रवाह होता है निस्यंद का, तो उसे हम क्या कहेंगे? निस्यंद का नहीं, ब्लड का। तो उससे भी काउंटर करंट पैदा होता है। तो वासा रेक्टा के दोनों भुजाओं में रक्त का प्रवाह भी प्रतिधारा प्रतिरूप काउंटर करंट पैटर्न में होता है। हेनल लूप व वासा रेक्टा के नजदीकी यानी प्रॉक्सिमिटी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतरावसास की परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। फिर आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी है वो किसके माध्यम से मेंटेन की जाती है? तो क्या बताएंगे? हेनल लूप और वासा रेक्टा की प्रॉक्सिमिटी में उत्पन्न काउंटर करंट से। परासरण दाब ऑस्मोलैरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियम के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है। यानी अगर हम मध्यांश की मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को चेक करें तो ऑस्मोलैरिटी बाहरी भाग से आंतरिक भाग में बढ़ता जाता है। बाहरी भाग में 300 मिली आस्मो पर लीटर था और आंतरिक भाग में ये 1200 मिली आस्मो पर लीटर हो जाता है। यह ग्रेडियंट सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनता है। ये जो प्रवणता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की, किसके कारण बनता है? सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण बनता है। देख लीजिए, ये आप जो भाग देख रहे हैं ये क्या है?
मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये सब क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो वही कह रहे हैं कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में अगर आप ऑस्मोलैरिटी को चेक करें तो कॉर्टेक्स यानी बाहरी भाग से आंतरिक भाग की तरफ क्या है, बढ़ता है। बाहरी भाग में 300 मिली ऑस्मो पर लीटर था और ये धीरे धीरे बढ़ते 600, फिर 900 और फिर 1200, मैक्सिमम आपका आंतरिक भाग तक पहुंचते पहुंचते इसका ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर हो जाता है। NaCl, आप बताइए मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी का बढ़ना किसके कारण होता है, NaCl और यूरिया के कारण होता है। NaCl का परिवहन हैनल लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है। ये सब भी बातें सब रट डालिए क्योंकि फिगर में आपको नहीं समझ में आएगा अभी, वो सब डिटेल मैंने आपको बताया है, वहाँ पर पढ़िएगा अगर मन करे तो, नहीं तो यहीं से रट डालिए। NaCl का परिवहन हैनल लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है। आरोही भुजा यानी ऊपर वाली भुजा, असेंडिंग लूप के द्वारा होता है। NaCl का परिवहन कौन करता है, असेंडिंग लिम्ब, जिसे वासा रेक्टा की अवरोही भुजा यानी वासा रेक्टा की जो अवरोही भुजा, उल्टा जाएगा तो ये अवरोही भुजा हो जाएगी, तो अवरोही भुजा के साथ विनिमित एक्सचेंज कर दिया जाता है। NaCl अंतराकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। जो NaCl है वासा रेक्टा के द्वारा इंटरस्टिशियम को वापस लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हैनल लूप के पतले आरोही भाग, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप। आपने देखा असेंडिंग लूप में जो शुरुआती भाग है वो पतली होती है हैनल लूप की, तो वही कहलाता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप। तो यूरिया की कुछ मात्रा को ये पतले सेगमेंट के द्वारा भी प्रविष्ट किया जाता है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दिया जाता है। ये सब बातें इतनी आसानी से तरीके से नहीं समझ में आएगी, है बहुत ईजी, लेकिन इसमें जो फिगर चाहिए ना वो फिगर एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। तो ये सब मैंने आपको बताया है, चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मैं बस बोलते चला जा रहा हूँ। चलो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं ना हैनल्स लूप है, हैनल लूप का ये आपका डिसेंडिंग पार्ट है और ये आपका असेंडिंग पार्ट है। मैंने आपको बताया है कि जो वासा रेक्टा है ना, वासा रेक्टा उल्टा होता है इसका। वासा रेक्टा का जो ये हैनल लूप के जो असेंडिंग पार्ट होता है उसके पास जो वासा रेक्टा होता है वो डिसेंडिंग होता है। ब्लड फ्लो के ही माध्यम से देखिए, इसमें फिल्ट्रेशन इधर मूव करती है, ऊपर की तरफ जाएगी तो असेंडिंग, इसमें ब्लड आपका इधर मूव करती है तो नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑफकोर्स ये डिसेंडिंग हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वासा रेक्टा की बात की जा रही है, वासा रेक्टा की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं NaCl को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। अभी नहीं, इसको नहीं, ऊपर वाला पढ़िए। हैनल लूप की आरोही भुजा यानी ये भाग असेंडिंग लिम्ब, जिसे वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के साथ विनिमित किया जाता है NaCl का। कह रहे हैं कि ये जो NaCl है वो हैनल लूप के असेंडिंग भाग को दिया जा रहा है और यहाँ से ये NaCl कहाँ चला जाता है, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग भाग को चला जाता है। क्लियर, इतना आपने समझा। NaCl हैनल लूप के असेंडिंग भाग द्वारा चढ़ता है ऊपर और असेंडिंग भाग से NaCl को वासा रेक्टा के डिसेंडिंग भाग को दे देते हैं। फिर कह रहे हैं NaCl जो वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन है, देखिए अब NaCl यहाँ आ गया, अब NaCl कहाँ जाएगा, असेंडिंग पार्ट के पास, यहाँ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये जो NaCl है वो वासा रेक्टा के असेंडिंग भाग से कहाँ चला जाता है, जो आपको अभी पोर्शन बताए हैं इंटरस्टिशियल, जो इन सबको छोड़कर जो भाग होता है वृक्क का, उसमें चला जाता है, जिसे हम इंटरस्टिशियल पोर्शन कहते हैं। तो इंटरस्टिशियम में वो NaCl चला जाता है, मध्यांश में, मध्यांश की जो अंतरावकाश होती है उसमें चली जाती है। और इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हैनल लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है। यूरिया कहाँ जाती है, हैनल लूप के थिन सेगमेंट में, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दिया जाता है। अब देखिए, अब से पूछा जाएगा कि यूरिया कहाँ, किसके माध्यम से रीनल का आर्टिब्यूल में जाती है, हैनल लूप के पतले सेगमेंट से, और हैनल लूप से वो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट फिर वापस उसे इंटरस्टिशियम को लौटा देता है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हैनल लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की सांद्रता प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद का सांद्रण करती है। क्वेश्चन पूछा गया सांद्रित मूल के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो देखिए, सांद्रित कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अंतराकाशीय प्रवणता को बनाए रखना,
वृक्कों की आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखना। ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। नेक्स्ट, हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यानी जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, फिर उसके बाद पीसीटी डीसीटी में, तो वो उसकी अपेक्षा जब कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो वो 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यानी जल की मात्रा 4 गुना कम हो जाती है। अति कॉन्सेंट्रेटेड मूत्र का हम लोग स्राव करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है, जिससे जल का हानि ना हो पाए। इसी वजह से जल का हम पुनरावशोषण कर लेते हैं इन सभी भागों में। वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्क की क्रिया का नियमन कैसे किया जाता है? वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। 3 चीजों के द्वारा होता है वृक्क के कार्यों का नियमन। किसके माध्यम से? हाइपोथैलेमस के हार्मोन की क्रियाविधि के माध्यम से, दूसरा JGA जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस के द्वारा, और कुछ सीमा तक हृदय के द्वारा ये नियमित होता है। देख लेते हैं। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां, जो भी शरीर में हमारी परासरण ग्राहियां ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, मान लो यहीं सब में हमको धूप लग रही है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, हमारे शरीर को बताएंगे कि हमें जल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें धूप लग रही है, वाटर लॉस हो रहा है और हमें पानी नहीं मिल रही है 2 घंटे से। तो पानी जब नहीं मिलती है ना, आपने देखा है ना, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पानी मत पियो, आपका पेशाब है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड निकलेगा, पानी जैसा नहीं निकलेगा, हल्का गाढ़ा पीले रंग का निकलेगा। वो तो पीलिया में भी हो जाता है तो ये मत सोच लेना, तो गाढ़े रंग का निकलता है। तो गाढ़े रंग का क्यों निकलता है? जिससे पानी जो ज़्यादा लॉस ना हो, हमारे शरीर में रीअब्जॉर्ब हो जाए। तो शरीर में उपस्थित जो परासरण ग्राहियाँ ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, वो रक्त आयतन यानी ब्लड में जो आयतन वॉल्यूम है उसमें आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव द्वारा सक्रिय हो जाती हैं। आप पानी पियोगे तो पानी का अवशोषण होगा, ब्लड में पानी मात्रा अच्छी बनी रहेगी, तो हमारी कोशिकाएं जानती हैं कि ब्लड में अभी तो पानी अच्छा खासा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सक्रिय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पानी आप 2-3 घंटा ना पियो तो आपके ब्लड में भी वाटर के मात्रा लेवल कम होता जाएगा। तो जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, जो ग्राहियाँ हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं, देखती हैं कि ब्लड में जल की मात्रा कम आ रही है, मतलब शरीर में जल की मात्रा कम है, तो वो एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती हैं। तो जिससे जो मूत्र होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड निकलता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लिए तब भी वो एक्टिव हो जाती हैं तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, कहती हैं फालतू पानी है इसको बाहर निकालो। तो जो हमारा मूत्र होता है वो डाइल्यूट होता है, तनु होता है। तो शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास यानी डाईयूरेसिस ना हो पाए इन ग्राहियों को सक्रिय करता है। अगर डाईयूरेसिस की कंडीशन आती है कि जल का ज़्यादा मात्रा में ह्रास हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये ग्राहियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जिससे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। तो पहला तो आप इसको पढ़िए कि कौन से हार्मोन के द्वारा वृक्क का नियमन होता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रिन के स्राव हेतु प्रेरित करती है। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और डायूरेसिस को रोकता है। यानी अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो रही है तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को संकेत देते हैं कि भैया आप ADH रिलीज करो। तो ADH जब रिलीज होता है तो ADH जो वृक्क की अंतिम भाग है, अंतिम भाग कौन है? DCT और कलेक्टिंग डक्ट, तो उसमें पुनरावशोषण जल के पूरी अब्जॉर्प्शन को बहुत तेजी से बढ़ा देता है ताकि जल ना लॉस हो, हानि ना हो पानी की। तो इसे हम डायूरेसिस कहते हैं, डायूरेसिस को रोकने में मदद करती है। डायूरेसिस का मतलब होता है कि अत्यधिक मात्रा में जल का ह्रास, तो ये ना हो पाए इसको रोकने के लिए ये काम होता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए ADH के स्राव को निरोध करती है। यानी अगर हमारे बॉडी में जल ठीक ठाक आ गया, हमने पानी पी लिया, तो तुरंत वो ग्राहियाँ हाइपोथैलेमस को संकेत देने लगती हैं कि आप ADH का स्राव रोक दो क्योंकि पानी सही मात्रा में हमने पी लिया। ठीक, ADH वृक्क के कार्यों को रक्तवाहिनियों पर संकुचन प्राप्त। अब ये ADH कार्य करता कैसे है, ध्यान से समझिएगा। तो ADH वृक्क के कार्यों को रक्तवाहिनियों पर संकुचन प्रभावों द्वारा प्रभावित करता है। यानी ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है।
अगर ब्लड वेसल्स संकुचित की जाएंगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप पानी से किसी बाइक को धोते हो या कार को धोते हो, साफ करते हो, तो पाइप को अगर आप खुला छोड़ दो तो अभी उसका वेसल्स मोटा है, खुला हुआ है, तो उसमें से पानी की धारा कम निकलेगी। लेकिन आप उसके मुंह को ऐसे दबा दो तो क्या कर रहे हो, उसके पाइप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हो ना, सिकोड़ रहे हो ना। तो वही काम जब आप उसको करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, दूर तक पानी जाएगा। तो वही काम संकुचन प्रभाव कौन करता है? एडीएच करता है। यानी जो वृक्क की जो वाहिकाएं हैं, जो रक्त की वाहिकाएं हैं वो कभी इतनी मोटी हुआ करती थी, सिकुड़ कर इतनी पतली हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो ब्लड प्रेशर बढ़ने से ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे जीएफआर भी बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया पहला, एडीएच के द्वारा वृक्क के कार्य का नियमन। अब आता है जेजीए के द्वारा वृक्क के कार्य का नियमन। जेजीए कहाँ पर पाया जाता है? आपने पढ़ा है एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी के बीच में। तो किससे बनता है? डीसीटी के कोशिकाओं के रूपांतरण से। तो जेजीए किस प्रकार से वृक्क के कार्य को नियमन करता है? देखिए, जब भी जीएफआर में गिरावट होगी, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम होगा या ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर या फ्लो कम होगा, तब जेजीए एक्टिव हो जाती है। जेजीए के सक्रिय होने से, उनकी कोशिकाओं के सक्रिय होने से रक्त में जो रेनिन है, रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देती है। अब यह एंजियोटेंसिन सेकंड किस प्रकार से वृक्क के कार्य को नियमित करेगा? तो चूंकि एंजियोटेंसिनो सेकंड एक वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, याद रखिएगा वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो का मतलब होता है वेसल्स, रुधिर की वाहिका। तो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है रुधिर की वाहिका को संकुचित करने वाला। यानी कि कभी रुधिर की वाहिका इतनी थी तो संकुचित होकर पतली हो जाएगी। भैया अगर संकुचित होकर पतली हुई तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा। आप अगर घर में पानी, वही बात है कि ना, अगर आप कार वॉश कर रहे हो, बाइक वॉश कर रहे हो पाइप से, तो पाइप का अगर मुंह खुला छोड़ दो तो प्रेशर उतना नहीं निकलेगा। अगर आप उसके मुंह को बंद कर दो या पाइप को थोड़ा सा दबा दो तो देखो प्रेशर बढ़ जाता है। तो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर भी वही काम करता है, ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देता है, जिससे बीपी बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से जीएफआर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये दूसरे प्रकार का नियमन था जेजीए की वजह से। जेजीए में जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, एंजियोटेंसिन सेकंड है वो क्या करती है? रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती है, जिससे बीपी बढ़ता है, उससे जीएफआर बढ़ जाता है। लेकिन एंजियोटेंसिन सेकंड ऐसा काम करता कैसे है? तो एंजियोटेंसिनो सेकंड किस पर कार्य करता है? एड्रिनल ग्लैंड पर। एड्रिनल ग्लैंड के उसके कॉर्टेक्स पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करके, एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये एल्डोस्टेरोन नलिका के दूरस्थ भाग, यानी डिस्टल पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, उसमें जल का और सोडियम आयन का पुनरावशोषण बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर और जीएफआर में वृद्धि होती है। और इसी को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि। समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि जेजीए किस प्रकार से वृक्क के कार्य का नियमन करता है? तो जेजीए जीएफआर में गिरावट के कारण रेनिन सक्रिय हो जाता है, जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से रुधिर की वाहिका संकुचित हो जाती है। और साथ ही एंजियोटेंसिनो सेकंड एड्रिनल ग्लैंड पर भी काम करता है और उससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्राव करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल के जो डिस्टल पार्ट है, यानी दूरस्थ भाग है, उसमें जल और सोडियम आयन की अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है, जीएफआर में वृद्धि होती है। अब नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन मूत्र रोधी को रोकने में सहायता है? मूत्र रोधी का मतलब डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब मूत्र में कम से कम मात्रा में जल हो। तो जल के ह्रास को रोकने के लिए क्या होता है? एडीएच बढ़ता है। तो एडीएच बढ़ता है
तब जल का और सोडियम का पुनरावशोषण बढ़ता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन देखिए ADH के अल्प स्राव, तो अल्प स्राव बोल दिए हैं, अधिक स्राव नहीं बोले हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि अल्प स्राव से नहीं होता। एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से सोडियम एवं जल का पुनरावशोषण, अभी आपने पढ़ा है कि नहीं, JGA क्या करता है, सक्रिय हो जाता है जब GFR कम होता है। तो JG सेल्स जो होती हैं वो रक्त में उपस्थित जो रेनिन है उसको सक्रिय करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है और एल्डोस्टेरोन स्राव को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन वृक्क नलिका की दूरस्थ भाग को सोडियम और जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करती है। ऑप्शन बी सही होगा। हृदय के अलिंदों में, अब देखिए आपने 2 पढ़ लिया, ADH कैसे वृक्क का कार्य का नियमन करता है और JGA कैसे करता है। अब हृदय के बारे में समझेंगे। जब JGA के कारण, ध्यान से समझिएगा, JGA के कारण एंजियोटेंसिन सेकंड बना, एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं, एंजियोटेंसिन सेकंड चूंकि वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है यानी वाहिका को सिकोड़ दिया है जिससे बीपी बढ़ गई है। अब इससे बीपी बढ़ी है, तो बीपी बढ़ी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो हार्ट का जो अलिंद है, अलिंद में जब रुधिर अधिक आएगा तो वो अलिंद एक कारक का स्राव करता है जिसको कहते हैं आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अभी चूंकि ब्लड वेसल्स सिकुड़ी हुई हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अलिंद में एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर स्राव होता है। वो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एक वाइसोडाइलेटर होता है, वाइसोडाइलेशन है, वाइसो मतलब वाहिका का, डायलेशन मतलब चौड़ा करने वाला है। तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से वाहिकाएं संकुचित हो गई थी, इनको फिर से सामान्य अवस्था में लाता है कौन, ANF। अब आपसे कोई पूछे वासोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन है, यानी रुधिर वाहिका को सिकोड़ने वाला कौन है, एंजियोटेंसिन सेकंड। वासोडाइलेशन कौन है, डायलेटर कौन है, यानी रुधिर वाहिका को चौड़ा करने वाला कौन है, ANF। क्लियर बात है। तो ANF उसे सामान्य आकार में ले आती है जिससे रुधिर दाब कम हो जाता है और यही कहलाती है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रुधिर दाब में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा। अगर रुधिर दाब कम हुआ, देखिए रेनिन तो रिलीज होगा, JGA एक्टिव हो जाएंगे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, एल्डोस्टेरोन रिलीज होंगे क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड रिलीज करेंगी, एंजियोटेंसिन सेकंड एल्डोस्टेरोन को प्रभावित करेंगी, उनको रिलीज करेंगी। ADH बढ़ेगा क्योंकि BP अगर कम होगी तो BP को बढ़ाने के लिए ADH रिलीज होगा जिससे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट सामान्य स्थिति में है। ANF रिलीज नहीं होंगे क्योंकि ANF तो तब रिलीज होते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ी होती है, तो बढ़ने पर ये रिलीज होगा, कम होने पर नहीं। ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। अब आता है मूत्रण। मूत्रण का सीधे संबंध होता है पेशाब करने से। तो आपको पेशाब करना कब महसूस होगा, जब यूरिनरी ब्लैडर में पर्याप्त मात्रा में मूत्र संग्रहित हो जाए। तो ऐसा कैसे होता है, तो जब जो भी मूत्र बनता है वो मूत्र मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। यानी जब तक CNS संदेश नहीं देती कि अब मुझे बाथरूम करना है, पेशाब करना है, तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में वो इकट्ठा होता रहता है मूत्र। जब मूत्राशय में मूत्र भर जाता है काफ़ी ज़्यादा, तब उससे फैलने से, यूरिनरी ब्लैडर के फैलने से संकेत उत्पन्न होता है, जो मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को CNS में भेजा जाता है। CNS से मूत्राशय की चिकनी पेशी यानी जो स्मूथ मसल्स है यूरिनरी ब्लैडर के पास, उसको प्रेरित करती है जिससे वो सिकुड़े और सिकुड़ने पर मूत्र उसमें से बाहर निकले। तो रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रोमेटर और एक संदेश जाता है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया ही मूत्रण कहलाती है, यानी मिक्चुरेशन कहलाती है। ये क्वेश्चन भी एक बार शायद पूछा गया है। इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्र परिवर्त मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहलाती है। प्रतिदिन व्यक्ति कितना मूत्र का स्राव करता है, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर का। मूत्र का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है, जलीय तरल होता है, विशेष गंध लिए होता है। गंध किसकी वजह से होता है, यूरिया की वजह से होता है। कितना pH होता है, pH 6 होता है। औसतन कितना यूरिया हम रिलीज करते हैं डेली, तो डेली हम 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज करते हैं। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित कर सकती हैं, यानी अगर जल की मात्रा कम है तो
कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलेगा, अगर जल की मात्रा ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट यूरिन निकलेगा। अगर कोई किडनी में गड़बड़ी है तब भी उसके मूत्र में कोई बदलाव नज़र आएगा, या उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, कीटोन ज़्यादा है, तो उससे हम वृक्क की या अन्य शरीर की गड़बड़ियों को भी हम पहचान सकते हैं। यानी मूत्र का जांच कराकर हम वृक्क के सामान्य या असामान्य कार्य का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति है, ग्लूकोज की उपस्थिति को मूत्र में कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया। और अगर कीटोन में मूत्र में कीटोन का है यानी कीटोन बॉडी उपस्थित है, तब इसे कहा जाता है कीटोन्यूरिया। और अगर दोनों उपस्थित हैं, ग्लूकोज और कीटोन दोनों उपस्थित हैं, तो इसे रोग कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस। क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में कि डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है क्या? कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन सी। उत्सर्जन के अन्य अंगों की भूमिका। तो देखिए, उत्सर्जन सिर्फ और सिर्फ वृक्क द्वारा नहीं होता। वृक्क के अलावा हमारे शरीर में जो त्वचा है वो भी उत्सर्जन का कार्य करती है, हमारे जो लंग्स हैं वो भी उत्सर्जन का कार्य करती है, यकृत है उससे भी उत्सर्जन का कार्य होता है। हमारे फेफड़े से किस चीज़ का उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। लगभग 200 ml प्रति मिनट का उत्सर्जन होता है। जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं फेफड़े भी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है वो पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ भी बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी जो त्वचा है पसीने के माध्यम से गंदगी को निकालती है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तेल ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? त्वचा में। ये कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। जैसे श्वेत ग्रंथियां द्वारा निकलने वाला जो पसीना है वो एक जलीय द्रव वाटरी फ्लूइड में है जिसमें नमक होता है। आपने पसीना तो पिया ही होगा, जो मेहनती व्यक्ति हैं हमने भी पिया, ऐसा नहीं है। आप हमारा पुराना वीडियो उठाकर देख लीजिए, जब हम ऐसे कमरे में काम करते थे जिसमें एसी वेसी नहीं था, तब उसमें 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, पसीना भर भर निकलता था, मुंह में भी जा रहा था पसीना, तो टेस्ट तो हम भी किए हैं, नमक जैसा होता है। और नमक का फॉर्मूला आपको पता ही है, NaCl। तो नमक होता है और कुछ मात्रा में यूरिया होती है, लैक्टिक अम्ल होते हैं इत्यादि। ये सब याद रखेंगे पसीने में क्या क्या होती हैं। इसीलिए पसीना बदबू भी देता है यूरिया की वजह से, बाकी लैक्टिक अम्ल भी उसमें होता है। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य होता है वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना। यानी पसीना क्यों निकलता है? जब हमें गर्मी नहीं होती है, गर्मी होती तो पसीना निकलते, जिससे हल्का सा भी हवा आए तो हमारे शरीर को ठंडा महसूस हो। इसके लिए लेकिन यहाँ ऊपर बताया गया कुछ पदार्थों को उत्सर्जन में भी सहायता करती है। अब देखिए, त्वचा में सेबेसियस ग्रंथियाँ होती हैं, तेल ग्रंथियाँ होती हैं, जो सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग प्रदान करते हैं। कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अभी तक कहीं पूछा नहीं गया लार वाला, तो ये आपका असत्य और सत्य कथन में दे सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, और उसमें दे दिए ना कि कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट का निष्कासन लार द्वारा भी होता है, तो सोचोगे लार द्वारा कहाँ किसी नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है? मल मूत्र के द्वारा होता है, इनके द्वारा तो नहीं होता होगा, लेकिन होता है लार के द्वारा, नोट कर लीजिए। अगला आता है विकृतियाँ, यानी किडनी के डिसऑर्डर्स, माल फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो कौन कौन से रोग होते हैं? तो वृक्कों की कुसक्रिया यानी माल फंक्शनिंग, सही से काम ना करना, रक्त में यूरिया एकत्रित करता है। अगर वृक्क सही से काम नहीं करेगा तो रक्त में क्या होगा? यूरिया की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि यूरिया का फिल्ट्रेशन तो किडनी में ही होता है, और यूरिया बढ़ेगी तो तमाम तरह के और भी रोग होंगे। इसे हम यूरेमिया कहते हैं। रक्त में यूरिया का मात्रा बढ़ना का क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है, जो कि अत्यंत हानिकारक है या किडनी फेल्योर के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन रक्त अपवन हीमोडायलिसिस के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अगर आपका किडनी खराब हो गया तो आपको आर्टिफिशियल किडनी, यानी जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, मशीन के द्वारा आपको आपके ब्लड से फालतू की चीज़ें, अवशिष्ट यूरिया को निकाला जाता है, तो उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। कैसे करते हैं हीमोडायलिसिस? तो हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की जो धमनी होती है, आर्टरी होती है, उससे रक्त निकालकर उसमें हिपैरिन जैसा कोई थक्का रोधी एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं, जिससे उसका रक्त जमे नहीं। मिलाकर अपोहनकारी इकाई जो डायलिसिस होती है, हीमोडायलिसिस का जो मशीन होता है, उसकी डायलिसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली यानी सेलोफेन ट्यूब होती हैं, और यह अपोवहनीय द्रव डायलिसिंग फ्लूइड से घिरी रहती है, जिसका संगठन कंपोजिशन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर, यानी इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नहीं होगा? तो डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नहीं होगा? नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होगा, क्योंकि डायलाइजिंग हीमोडायलिसिस कराया इसीलिए जा रहा है ना कि जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो बाहर निकलें। तो जब इनमें कॉन्सेंट्रेशन कम होगा नाइट्रोजन अपशिष्ट का, तभी तो वो निकलेंगी बाहर।
तो छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है, यानी प्लाज्मा जो भी चीज़ें पाई जाती है वो उनमें होता है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहन द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोवहनी द्रव में नाइट्रोजनी अवशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हेपारिन विरोधी डालकर उसे रोगी की सिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक विधि से पीड़ित के लिए एक वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता, अगर वृक्क आपका खराब हो जाए तो उसका एक ही अंतिम उपाय होता है, किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति का वृक्क ट्रांसप्लांट करा दो। किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति का वृक्क उठाकर उसमें ट्रांसप्लांट कर दो। इसी नाते तो वृक्क का बहुत हेरा फेरी होता है। वो वाला पिक्चर देखा है ना आपने, रन ही तो था, जिसमें कौआ बिरयानी खाने वाले का किडनी निकाल लिया था। 20-20 लाख रुपए की किडनी बिकती है। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, दारू पी पी के अपना सड़ा लेते हैं किडनी, उसके बाद जब सड़ जाता है किडनी, पैसा बहुत है, पैसे से देख के एक आदमी को खरीद लिया, उससे किडनी ले लिया, बदलवा लिया। ऐसा अभी भी होता है। लेकिन आपको पता ही है कि प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान नहीं होता। इसमें भी बहुत सारी जटिलताएं होती हैं, जैसे ब्लड मैच करना चाहिए और RH फैक्टर मैच करना चाहिए, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। इसलिए कहा जाता है निकट संबंधी दाता जो होते हैं उनसे ही दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो अच्छी तरीके से जानती है कि कौन सा शरीर का अंग हमारा है, कौन से दूसरे का। भाई 25-30 साल से वो हमारे साथ है, तो हमारा खून हमें ही नहीं जानेगा तो किसी दूसरे को कैसे जानेगा। क्योंकि देखिए प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, अस्वीकार कर देता है अगर हम किसी निकट संबंधी का नहीं लेते हैं। तो आधुनिक क्लिनिकल विधियों द्वारा इस जटिलता में भी सफलता पाई गई है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि अब निकट संबंधी का हो, किसी का भी हो, किडनी लाके ट्रांसप्लांट करा सकते हैं दवा दे के। अब आता है रीनल कैल्कुलाई। तो रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टोन का बनना। आपने सुना होगा जीवन में कभी ना कभी, पथरी हो गई है, पत्थर चट्टा खाओ। ब्रायोफिल्म को कहते हैं ना पथरी, सॉरी ब्रायोफिल्म को कहते हैं पत्थर चट्टा। उसकी पत्ती को चबाने के लिए कहते हैं, जिससे आपका पत्थर बना हुआ है, स्टोन बना हुआ है, वो गल जाता है। ऐसा पता नहीं सही है कि नहीं, हमें नहीं पता। वृक्क में बनी पथरी, आगुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड, ऑक्जिलेट आदि का वृक्क में बनना, ये होता है। यहाँ पर सिर्फ आपसे यही पूछेंगे कि रीनल कैल्कुलाई क्या होता है। तो क्या होता है, आगुलनशील क्रिस्टलित लवण, जैसे ऑक्जिलेट के लवण। गुच्छ शोथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, यानी ग्लोमेरुलर में सूजन क्या किसकी वजह से होता है, तो ग्लोमेरुलर में सूजन ही कहलाता है। बस अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करिए। अति सूक्ष्म निस्यंदन, मूत्र का सांद्रण, मूत्र का अभिगमन, मूत्र का संग्रहण, हेनले लूप, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मैल्पिगिन नकड़िका, समीपस्थ सम्मिलित नलिका। देखिए अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, बताइए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस बर्मेंस कैप्सूल में, यानी क्या कहेंगे, मल्पिगियन बीड बॉडी या रीनल कॉप्सल्स, मैल्पिगियन कड़िका। मूत्र का सांद्रण, बताइए कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है, हेनल लूप में। मूत्र का अभिगमन किसके द्वारा होता है, मूत्रवाहिनी के द्वारा, यूरेटर के द्वारा। मूत्र का संग्रहण किसके द्वारा, किसमें होता है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर में। ये होगा आपका यूरेटर, यूरेटर के माध्यम से अभिगमन होता है। तो देख लीजिए 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, बी का फर्स्ट, बी का 5, ऑप्शन बी। बस ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपके चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इससे रिलेटेड जो भी आपके नीट में क्वेश्चन पूछे गए उसको जरूर सॉल्व करते रहिएगा और बहुत ज़्यादा परेशान भी मत होइएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो आसान भी होते हैं। जो ऊपर के टॉपिक से जो मैंने आपको बताया वहाँ से आते हैं, बाकी रेगुलेशन से आते हैं और कुछ बातें आपके पार्ट से आते हैं। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा होने लगा है ऑब्वियसली, 1.5 घंटे हो गए कंटिन्यू। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बालाजी। धन्यवाद।